हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर सेकंड। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले आपको सिखाया था बेटा। आज उसी के आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिएगा और मेरे साथ नोट करते रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेटा। तो आज का टॉपिक हम लोग का सेंटर ऑफ मास, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। हमने आपको दो तरह के सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम इसके बारे में एक पढ़ेंगे, एक अपना डिस्क्रीट मास क्या होता है, डिस्क्रीट मास यानी बिखरा हुआ मास जो होता, और दूसरा हमने आपको बताया था बेटा कॉन्टिन्यूअस मास के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो कल हमने इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला आपको बताया था कि डिस्क्रीट मास के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसका लोकेशन कैसे हम लोग पता करेंगे, पोजीशन कैसे पता करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया था। बट थोड़ा सा मैं रिवीजन लेकर के, ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन कर ले हम लोग। तो देखिए, इसके लिए हमने फार्मूला एक छोटा सा लिखा था बेटा। अगर हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? m1r1 प्लस m2r2 एंड डॉट 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 mn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। ये देखो, ये छोटा सा फार्मूला मैंने आपको कल भी सिखाया था। RCM अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए बेटा तो m1r1 प्लस m2r2 एंड डॉट 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 mn होल डिवाइडेड बाई टोटल मास जो सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टोटल मास है वो नीचे डिवाइड कर लीजिए आप m1 प्लस m2 एंड उनका एडिशन। बिकॉज मास इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn हो जाएंगे आपके। बट आप पहले सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। कल मैंने आपको क्या समझाया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि बॉडी का हर एक जो पार्ट्स होता है किसी एक बिंदु की तरफ क्या होते हैं, इंडिकेटेड होता है, कंसेंट्रेटेड होते हैं, है ना। तो जो कंसेंट्रेटेड पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते थे द्रव्यमान केंद्र। तो आप लिख लीजिएगा द्रव्यमान केंद्र के बारे में, इनकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा बेटा। मैं लिख रखा हूं, देखिएगा। सेंटर ऑफ मास, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ मास यानी COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, या आप बोल सकते हो बेटा और सिस्टम ऑफ अ बॉडी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पे लिख लीजिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज कर लो, सिस्टम ऑफ बॉडीज एज अ पॉइंट एट which the entire mass of a body is supposed to be concentrated। अभी देखो बेटा, सिंपल सा डिफिनीशन आपके सामने मैंने लिखा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सिंपल से समझिएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ बॉडीज। सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम मतलब बहुत सारे मास ऐसे हैं, तो उस सिस्टम का जो है ना सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट की तरफ क्या होगा, कंसेंट्रेटेड होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ अ बॉडीज एज अ पॉइंट at which the entire mass of a body is supposed to be concentrated। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी हम देखो बेटा, ये हमारे पास मार्कर है, तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करें तो देखो ऐसे है, ये देखिए ये कहाँ बैलेंस हो रहा है, ये देखो, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता था, सिचुएटेड होता था, कंसेंट्रेटेड होता था। तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा इस पॉइंट को। आप किधर भी कर लो, सपोज करो फिंगर है,
आप इसको इधर करो, ये देखो सपोज करो 2 इंड पे हमने रखा है, ये देखो किधर भी ले जाओ तो वो अपने उसी पॉइंट पे जाके रुकेगा। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास। अभी देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा टू बॉडी सिस्टम। अगर हमारा ऐसा बेटा है टू बॉडी सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉडी के बारे में अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए बेटा एक मास हम सपोज कर लीजिए, इसे m1 लिखा और ये हमने क्या लिखा था m2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करिए कितना है बेटा d, डिस्टेंस कितना है d। अब हमने क्या बताया आपको, किसी भी बॉडी को आप ओरिजिन मान लो, किसी एक बॉडी को कंसीडर कर लो, वो कहाँ पे रखा हुआ, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट आपको मानना ही पड़ेगा बेटा। तो ये देखो ये x एक्सिस हो जाएगा और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे d, 0। क्या बन जाएंगे बेटा d, 0। अब हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है COM XCO सपोज करिए यहीं पे होगा। अभी हमें आइडिया नहीं है कितना होगा, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट अभी छोटा सा फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए आपको तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 यानी m इंटू 0 ऐसा लिखो। तो इसका है m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट d और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या बनेगा बेटा m1 प्लस m2। तो जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी इसे आप ऐसा लिख सकते हो बेटा m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू डी। तो सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिला बेटा, जो पोजीशन है इसका सेंटर ऑफ मास, यानी यहां से ओरिजिन से यानी m1 से फ्रॉम m1 से तो कितना मिला m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी। अगर हमें इधर से निकालना होता तो इधर से भी हम बता सकते थे, तो इधर से जब निकालते तो क्या मिलता हमें m1d और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये सेंटर ऑफ मास हमें पता चल जाता इधर से बेटा। तो हमने क्या बताया था, अगर ये डिस्टेंस आप मान लो r1 और इसे मान लो r2, तो अगर इसमें r1 में m1 का मल्टीप्लाई किया जाए बेटा m1 r1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा m2 r2 मिलेगा। इससे हमें ये पता चला था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी की तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये हमारा रॉड है, ये देखो यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने आपको बताया था इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। अगर आपका रेगुलर शेप का बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑलवेज उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। इतनी बातें तो सभी बच्चों को पता है ना। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। अगर हमने इस पे एक छोटा सा मतलब एक ब्लॉक और अटैच कर लिया, एक छोटा सा बॉल यहाँ पे हमने अटैच कर लिया, तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा, ये इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। सपोज करो इसका न्यू लोकेशन यहाँ पे बन जाएगा। आपने देखा होगा वाइपर को क्या बीचों बीच में पकड़ पाओगे, उधर गिर जाएगा आपका, समझ पा रहे। तो उसको आपको उसकी जितना हैवी बॉडी है उसको उधर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसका लोकेशन उधर पता चलेगा सेंटर ऑफ मास का बेटा। तो इसी से पता चल जाता है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी बेटा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो ये फार्मूले के बाद आगे ये फार्मूला भी बहुत यूज किए जाएंगे इस चैप्टर में, तो आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना, इनका मतलब समझ के रखना। m1 r1 ऑलवेज इज इक्वल टू होता है m2 एंड r2 के इज इक्वल टू बेटा। अभी देखो इसी चीज को ऐसे समझो आप, अभी देखिएगा फटाफट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे टफ लगेगा मैं आपको थोड़ा वहां ठहरने के लिए बता दूंगा। ये सपोज करो m1 है और ये आपका बेटा m2 है ना, और इसका ओरिजिन में मान लेता हूं बेटा ये यहाँ पे है, ये देखो ये x है और ये आपका y है बेटा। तो इसका ये जो है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बेटा x1 है और ये आपका है ये x2 है, और इसका सेंटर ऑफ मास मान ले रहा हूँ यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, कहीं पे मान ले रहा हूँ ये लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बन जाएगा बेटा। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे देखिएगा,
इसके लिए फार्मूला हम लोग वही फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। तो XCOM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, M1, और कितने डिस्टेंस पे है, x1, तो M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास हम लोग लिख सकते नहीं लिख सकते बेटा, आराम से लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम लोग, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आगे भी देखिए, जैसे सपोज करिए फॉर अ सिस्टम, आपका जो सिस्टम है बहुत सारे मास हैं, मोर देन 2 है, तो इसके लिए हम लोग इन जनरल क्या लिखेंगे बेटा, XCOM M1x1 प्लस M2x2 डॉट 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 MNXN होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डॉट डॉट क्या लिखेंगे बेटा, MN। तो ये देखो, ये x डायरेक्शन के यानी x एक्सिस का हम लोग लोकेशन बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास का इजीली, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी देख बेटा, इसे क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और जो मास है इसे हम लोग mi और इसे xi और डिवाइडेड बाय टोटल मास है, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। देखो i गोइंग फ्रॉम 1 to n और mi xi डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिंपल सा। और सिग्मा आपको पता है, सिग्मा ऑलवेज क्या बताता है, एडिशन बताता है। ऐसे सिमिलरली हम लोग YCM के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 to n mi डिवाइडेड बाई टोटल मास। ऐसे आप लिखोगे बेटा ZCM क्या बनेगा, सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 to n mi डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ऐसे आप तीनों डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास इजीली आप बता सकते हो बेटा। तो अगर XCM निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, अगर YCM चाहिए तो ये निकाल लो, ZCM चाहिए जैसे क्यूबाइड होगा, क्यूब होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर लो। क्योंकि जो अगर क्यूबाइड होगा तो तीनों डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, X में भी लाई करेगा, Y में भी लाई करेगा और Z में भी लाई करेगा। लेकिन अगर अपना एक प्लेट होगा तो उसके लिए तो हम लोग XY तो सफिशियंट रहेगा, हमें इजीली फाइंड कर लेंगे बेटा। तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है तो उसको 1 by 1 कराता हूँ ताकि आप सेंटर ऑफ मास का थोड़ा आपको पकड़ हो जाए बेटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और साथ साथ इंजॉय करिए, टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है बेटा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो बेटा। मैं आपको डेली एक वीडियो इवनिंग में प्रोवाइड करूंगा, आप अपना कंटिन्यू टॉपिक रिवीजन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर जिन बच्चों का टॉपिक छूटा हुआ है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है, वो अपना 1 by 1 टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग डेली आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज बेटा। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बेटा, तो आप लोग जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक बात आपको पता होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे ये देखो, सपोज करिए एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है P, इसके कोऑर्डिनेट है, सपोज करो बेटा x1 y1 z1 या xyz मान लो, कोई दिक्कत नहीं, xyz। तो इनका पोजीशन वेक्टर लिखने का क्या तरीका होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर हर बच्चे को पता होगा। पोजीशन वेक्टर सपोज करो R से लिख रहे हो, इसको किससे लिख रहे हो, R से, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स आई कैप, क्या लिखोगे बेटा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका जो कोऑर्डिनेट गिवन होता है आई जे के फॉर्म में लिख लो, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे आपसे भी पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखो, क्योंकि अभी अभी हमने RCM के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ COM मतलब सेंटर ऑफ मास, तो इसको भी RCM मान लो वेक्टर लगा रहे हो, तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, XCOM आई कैप
YCOM J कैप और प्लस ZCOM K कैप। तो किसी भी, है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो, x निकालो आप, y भी निकालो और z निकाल लो, उनको IJ में लिख दो, उसी को तो हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर एवरीवन? यस। तो अभी चलो, अब आ रहा हमारा टाइम क्वेश्चन करने का। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग सीखते चलेंगे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे साथ साथ, ताकि आपका नोट्स बहुत आसान तरीके से और अच्छे से बन सके बेटा, है ना। क्योंकि अगर तुरंत टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इससे बेहतर क्या हो सकता, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इफ, पहला एग्जांपल है, आप लोग आराम से मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इफ 8 kg is moved 4 meter towards right, towards right, by what distance, by what distance 2 kg has to be moved so that COM मतलब सेंटर ऑफ मास remains at initial position। आप इनको समझो, क्या कंडीशन है, कह रहा बेटा कि इफ 8 kg इज मूव 4 मीटर, दो मास है हमारे पास, एक 8 kg का और एक दूसरा 2 kg का है ना। ये नहीं पता है इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि जो 8 kg का बॉल है या बॉडी है वो 4 मीटर मूव किया जा रहा है टूवर्ड्स राइट, यानी राइट की तरफ, कितना, 4 मीटर्स। तो बाई व्हाट डिस्टेंस 2 kg, कह रहा है जो 2 kg की बॉल है उसको हम कितना शिफ्ट कर ले कि सेंटर ऑफ मास रिमेज वही जगह पे मिल जाए जो पहले मिल रहा था। इनको समझ पा रहे हैं? जैसे ये देखो बेटा, ये है आपका 2 kg और ये है आपका 8 kg। कितना बेटा? 8 kg। कह रहे हैं अगर इसको हम 4 मीटर इधर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कितना बेटा? 4 मीटर यहां से शिफ्ट करें तो इसको कितना इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा कि जो इसका सेंटर ऑफ मास रहा, सपोज करो यहीं पे था, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी जगह पे रहे, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होना बेटा। तो आप देखो, सिंपल सा फार्मूला हमने आपको सिखाया था बेटा, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। M कितना है बेटा? 2, तो 2 इंटू, हमें ये नहीं पता, x की वैल्यू नहीं मालूम है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू कितना मूव कराओ 4, तो कितना हो जाएगा सॉरी 8 चौक 32, यानी 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा बेटा 16 मीटर। अगर ये 4 मीटर आप उधर शिफ्ट करा रहे हो, 8 kg वाले को सिर्फ 4 मीटर शिफ्ट करा रहे हो, तो 2 kg को कितना कराना पड़ेगा? 16 मीटर आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको पता चल जाएगा बेटा। आप सिंपल से और भी फार्मूला तो यूज कर सकते हो बेटा। ये देखो, ये भी तो कर सकते थे, XCM आपको पता है, M1, देखो M1 इंटू एक्स प्लस ये कितना बेटा? 8 इंटू 4, और ये मान लो 2 है तो 2 रख दो, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये हो जाएगा 10। करा सेंटर ऑफ मास यानी डेल्टा एक्स भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन सेंटर ऑफ मास में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो उसका नेट चेंज कितना है? 0। तो ये चीज 0 हो जाएगा, तिरछा गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 0। तो आप बताओ क्या नहीं मिला है? 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -16 मीटर मिला नहीं मिला? x इज इक्वल टू -16 मीटर मिल जाए। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा? -16 कि जो x है इस बॉडी से कितना पीछे? -16 मीटर। माइनस आने का मतलब समझ पा रहे हैं? -16 मीटर इधर मिल जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन सॉरी
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर, हाफ ऑफ द, साथ साथ नोट करते रहिएगा, रेक्टेंगुलर, ताकि आपका टाइम सेव हो सके बेटा। हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, प्लेट शोन इन द फिगर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, वो आपको अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसमें आपको विजुलाइज हो रहा है, हर अभी दिखना है। इसमें क्या बोला है, इज मेड ऑफ अ मटेरियल, इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी, ऑफ डेंसिटी रो वन, डेंसिटी कितना है बेटा, रो वन, एंड अदर हाफ, एंड अदर हाफ ऑफ डेंसिटी रो टू, ऑफ डेंसिटी रो टू, डेंसिटी रो टू, द लेंथ ऑफ प्लेट, द लेंथ ऑफ प्लेट इज L। तो जो लेंथ है प्लेट की वो कितना है बेटा, L है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट। तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको बताना। ये आपको प्लेट है बेटा, ये प्लेट है, ये कह रहा है बेटा जो हाफ, ये देखो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ L कंसीडर कर लो। इस मटेरियल जो हाफ है बेटा, ये हाफ, इसका मटेरियल का डेंसिटी रो वन है, और ये जो दूसरा हाफ है बेटा, इसका मटेरियल के कितना, रो टू। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताइए। तो देखिएगा ध्यान से, आपको फार्मूला सब कुछ पता है, कोई नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको। अभी देखो बेटा, क्या आपने पढ़ा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स सेंटर ऑफ मास बताए, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आपको पता होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखो बेटा यहाँ पे तो मास नहीं गिवन है, मास नहीं गिवन है। तो आप देखो, ये अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो आपको हमने बताया बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाफ, एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल दूसरा मान लेते हैं हम लोग। तो अगर आपका रेगुलर शेप का बॉडी है तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है, यानी उसके ज्योमेट्रिकल जो है ना केंद्र होगा उस पे लाई करेगा। तो मान लेता हूँ इसका सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, मान लो C1 है, ये कहाँ पे लाई करेगा बेटा, C2 मान लेता हूँ। समझ पा रहे हैं, यस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा बेटा, आप ऐसे देखो, ये टोटल L है तो ये L/2 हो जाएगा। ये देखो ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा L/2 होगा नहीं है, और ये भी L/2 होगा, ये भी आपका L/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है। तो बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको दोनों रास्ता बता देता हूँ कैसे भी सॉल्व करो। देखिए हमें नहीं पता, इसका अगर मास मान लीजिए m1 मान लिया हमने, और इसका क्या मान लिया m2। आप सभी को पता होगा मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा क्योंकि आधे आधे में उसने बांटा है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा, v इंटू, और डेंसिटी कितना है रो1, तो रो1 हो जाएगा। ऐसे m2 की बात करें तो m2 लिखोगे v इंटू रो2, v इंटू क्या हो जाएगा रो2। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। तो m1 कितना लिखोगे, v इंटू रो1, और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये देखो जब ये L/2 है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/4। अरे ये एक रेगुलर शेप का, तो उसका मास कहाँ पे लाई करा होगा, उसके केंद्र पे लाई करा। तो यहाँ से ये केंद्र कितने दूरी पे है L/4, तो यहाँ पे लिख लो L/4 प्लस b इंटू रो2। अब इसका केंद्र यहाँ से कितने दूरी पे लाई करा, ये केंद्र, तो L/2 और प्लस L/4, तो L/2 और L/4 3L/4 हो गया। कितना हो जाएगा 3L/4, और डिवाइडेड बाई b/1 प्लस b/2, b कॉमन हो जाएगा, एलसीएम भी ले लीजिए।
क्योंकि जगह थोड़ी कम दिख रही है, तो एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, इसमें तो टेंशन है। तो 3l है ना, तो यहाँ पे देखो 3 रो 2 और प्लस रो 1 और ब्रैकेट के बाहर l डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे शिफ्ट होगा, बी कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में कहाँ अप्लाई करेगा, 3 रो 2 प्लस रो 1 l 4 रो 1 प्लस रो 2। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता चल जाएगा। आप दूसरी तरह से करना चाहो तो कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो समझिएगा, आप दूसरी तरीके से आप समझिए बेटा। अभी आपने क्या माना, अगर हम इसे भी ओरिजिन मान लेते, इसे ही मान लेते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता बेटा। क्यों नहीं पड़ता, आइए समझते हैं। देखो ये आपने इसको ओरिजिन मान लिया, 0,0 मान लिया आपने, क्या मान लिया 0,0 तो ये कितने डिस्टेंस पे हो गया, l/4 और l/4 यानी l/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं बेटा, अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे। XCM इज इक्वल टू m1, तो m1 मान लो m इंटू क्या लिखेंगे 0 प्लस m2 कितना है बेटा b इंटू रो 2, तो b इंटू रो 2 और डिस्टेंस कितना है, ये देखो डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितना बनेगी m1 m2। अरे दो तरह मास की तरह ट्रीट करो ना, m1 और ये m2। तो देखो ये l/4, ये भी l/4, ये भी l/4, तो l/4 मिलके l/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे l/2 b इंटू रो 2, तो b भी कट जाएगा, तो क्या मिल रहा है आपको रो 2l डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2। तो अभी तो आंसर ऐसा आ रहा है, यहाँ पे तो ऐसा आ रहा है, नहीं दोनों सेम है बेटा। वो कहाँ से हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से निकाला था सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ से निकाला था, यहाँ से तो वही आएगा ना। देखो हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ से चाहिए, यहाँ से तो कितना और ऐड कर लें l/4, तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में x डैश जो चाहिए थी हमें रो 2l डिवाइडेड बाई, और ये 2 नीचे आएगा बेटा, ये देखो है ना 2 यहाँ पे आना भी चाहिए था 2, तो ये देखो 2 रो 1 प्लस रो 2 और प्लस अगर हम लोग l/4 और ऐड कर लें तो क्या आ सकता, नहीं आ सकता, आ जाएगा बेसिकली। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 क्या हो गया बेटा 2 रो 2, अरे एलसीएम 2 हो गया ना, तो 2 रो 2 l बाहर कर लेंगे और इधर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 4 रो 1 प्लस रो 2 और ब्रैकेट के बाहर l, तो क्या वही नहीं आ रहा 3 रो 2 रो 1 डिवाइडेड बाई 4 रो 1 प्लस रो 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा बेटा l। तो वही तो सेंटर ऑफ मास दोनों कंडीशन की आपको मिलती आ रही। तो आपको आसान सा लग रहे होंगे बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी अगले वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूअस के बॉडी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी डाउट आप फेस करें तो कमेंट जरूर करते रहिएगा, उसका क्वेश्चन का आप नोट कर दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर लूँगा बेटा। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन सॉलिड करना, अच्छा से करना है आपको प्रिपरेशन, ठीक है। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा कंटिन्यू, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए बेटा। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ बेटा, क्वेश्चन लिख लो इसको भी फटाफट। 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड, 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड AB and CD, each of length L, are joined to form T-shaped frame shown in the
फिगर। तो ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि कम टाइम में हमें बहुत सारी चीजें सीखना होता है ना, तो क्यों फालतू की बातें करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में ही सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन वही है, लोकेट द COM है ना ऑफ द फ्रेम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेम। और ये भी क्वेश्चन बोला जा रहा है, द सेंटर ऑफ मास, द COM ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, इज एट मिडल पॉइंट। कहां पे बेटा? मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड। ये देखो बेटा, ऐसा बना हुआ आपका डायग्राम बुक में, A B और ये C है और ये सपोज करो D है। एक रॉड ये है अपना और एक रॉड ये है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझिए बेटा। अभी आपको हमने सीखा कि अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो सेंटर है कहाँ पे लाई करेगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो इस AB रॉड का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। और जो CD है उसका यहाँ कहीं लाई करेगा। समझ पा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसे हम लोग इसका मास m मान लेते हैं, इसका भी m मान लेते हैं। तो इसका जो है मान लो ओरिजिन हो गया, इसका ओरिजिन, तो इसका लेंथ कितना बनेगा? जब L है टोटल तो ये कितना बनेगा? L/2 कितना होगा? L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, 0 × m यानी m × 0 प्लस m × L/2 कितना होगा? खुद ही देखिए, L/2 ये इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? L/2 सपोज करो 0, L/2 0, और टोटल मास कितना हो जाएगा? m + m यानी 2m हो जाएगा। तो आप जब कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? L/4 ये मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्ट लोकेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।